नमस्कार। ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध अब भारत की सीमा पर आ गया है। ये जंग अब भारत के नजदीक लड़ी जाएगी और ऐसी स्थिति में भारत की क्या स्थिति होगी, क्या रणनीति होगी, क्या कूटनीति होगी, ये भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। घटनाक्रम कल का है जब ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिकी बेस पर अटैक किया। हालांकि वो अटैक विफल हो गया और उसका कोई असर भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये जंग भारत की सीमाओं के नजदीक पहुंचती दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ईरान ने जो ये अटैक किया वो भी उसकी अपनी नीति के अनुसार है कि इसी हिंद महासागर में युद्ध के दौरान ईरान के एक नौसैनिक जहाज जो कि भारत से युद्धाभ्यास के बाद ईरान लौट रहा था, इसी हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के समीप अमेरिका की एक पनडुब्बी ने उस पर अटैक करके उसे डुबो दिया और उसमें 100 से अधिक ईरानी नौसैनिक मारे गए और उनके चालक दल के सदस्य भी मारे गए। लगभग 30 से 35 लोग घायल हुए, जिन्हें श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने कल इसी क्षेत्र में जहां से यूएस का एक बेस है, उससे पनडुब्बी से, जहाज से, जिस जगह से अटैक किया गया उसी जगह ईरान ने कल मिसाइल दागी। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल उसने दागी, लेकिन इस मिसाइल को अमेरिका के एक वारशिप के एंटी मिसाइल सिस्टम ने विफल कर दिया, रास्ते में ही उसे नष्ट कर दिया। लेकिन ईरान ने यह साहस किया कि उसने इस क्षेत्र में अमेरिका के बेस को निशाना बनाने की कोशिश की। अब ये जान लेते हैं कि ये लड़ाई भारत की सीमा पर कैसे आ गई और क्या यह संभावना है कि युद्ध यहां भारत की सीमा पर लड़ा जाएगा। तो जिस जगह पर ईरान ने अटैक किया वो एक द्वीप है हिंद महासागर में। इसका नाम है दिएगो गार्सिया। दिएगो गार्सिया एक बड़े द्वीपों का समूह का एक हिस्सा है। 58 द्वीप है, जिन 58 द्वीपों में से एक ये दिएगो गार्सिया है और इसका स्वामित्व अभी ब्रिटेन के पास है और ब्रिटेन ने इस द्वीप के स्वामित्व को 99 वर्ष की लीज पर अमेरिका को सौंप रखा है और अमेरिका ने इस पर अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ उनके नौसैनिक हैं, लगभग 5000 नौसैनिक उनके हर समय रहते हैं। उनका हवाई एयरबेस है और नौसैनिक एयरबेस है। उनके सेना भी यहाँ तैनात रहती है। इस जगह का कई बार उपयोग भी अमेरिका ने किया है युद्ध में, खासकर अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान इस जगह को बेस बनाया। ये जो द्वीप है दिएगो गार्सिया, ये हिंद महासागर के मध्य में है और मॉरिशस के निकट है, भारत और मॉरिशस के बीच में है। ये जो 58 द्वीप है, इनका विवाद लंबे समय से है और जब ये ब्रिटेन के अंतर्गत था, जब आजादी से पहले भारत और मॉरिशस को, तब भी ब्रिटेन के पास थे ये सारे द्वीप, लेकिन आजादी के बाद भी ब्रिटेन ने इन्हें मॉरिशस को नहीं सौंपा। मॉरिशस लगातार ये दावा करता रहा है कि ब्रिटेन इसे हमें सौंपे। पिछले दिनों अभी 2024 और 25 के बीच में कई बार वार्ता हुई और इंग्लैंड ने यह तय कर लिया कि हम ये मॉरिशस को सौंप देंगे। ये समझौता हो गया, लेकिन वो समझौते की शर्तें ऐसी हैं कि जिससे मॉरिशस को कोई फायदा नहीं। समझौते में उसका स्वामित्व तो मॉरिशस का हो गया, लेकिन उसका कब्जा अभी 99 साल तक के 99 साल का एक पट्टा है जो 2008 से जारी है। उस पट्टे पर वो यूएस को उसने सौंप रखा, यानी अमेरिका को सौंप रखा। 2008 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के दौरान इस द्वीप को इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने इसे अमेरिका को सौंप दिया और अमेरिका ने इसे अपना सैनिक अड्डा बना लिया है। यह 2008 की बात है। तब से इस पर अमेरिका के अड्डा यहां बना हुआ है। अब 99 साल की लीज होने के कारण
इस पर कब्जा तो ब्रिटेन का ही है और ब्रिटेन ने अमेरिका को दे रखा है। तो एक तरह से यूएस और यूके का ये स्वामित्व में है, लेकिन कागजों पर इसको मॉरिशस को सौंप दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं। इसी द्वीप पर उनकी नौसेना रहती है, अमेरिका की और इंग्लैंड की भी है। तो इसी से उन्होंने जो ईरान का जहाज था आइरिस डेना, इस पर अटैक किया था। तो ईरान की नजर में तो शुरू से ही खटक रहा था कि हमारे जहाज पर तैनात 100 लोगों को, 100 से अधिक लोगों को मारा है, बदला लेंगे। उन्होंने जैसे ही मौका लगा उन्होंने इधर भी एक मिसाइल दाग दी, लेकिन ये मिसाइल फेल हो गई। लेकिन अब ईरान के इस मिसाइल को दागने से आसपास के देश भी सचेत हो गए। भारत को भी अब सोचना पड़ेगा कि आखिर उसके सीमा पर युद्ध होगा तो कैसे, क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे उससे निपटा जाए। और ईरान और अमेरिका को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि ईरान चुन चुनकर इजराइल में और अमेरिका के उन स्थानों पर जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सब में वो चुन चुनकर तेल रिफाइनरियों पर और उनके सैन्य अड्डों पर, दूतावासों पर अटैक कर रहा है। इसी क्रम में उसने डियागो गार्सिया पर भी मिसाइल मार दी। डियागो गार्सिया का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके होने से हिंद महासागर में अमेरिका की उपस्थिति है। यह बात अभी जब पिछले दिनों डियागो गार्सिया का चर्चा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में जब बयान दिया था इस पर, तो अब उन्होंने कहा वहां कि जो हिंद महासागर में जो घटना हुई है उस पर चिंता व्यक्त की थी उन्होंने, आइरिस डेना को पर अटैक की। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये, हालांकि ये हिंद महासागर में है लेकिन भारत की सीमा से बाहर है। भारत की जो निर्धारित सीमा है, समुद्री सीमा, जो एक होती है कि वो उस देश की सीमा मानी जाती है, लेकिन वह है हिंद महासागर और हिंद महासागर के मध्य में। तो उन्होंने कहा कि यह डियागो गार्सिया भी है। ये बात उन्होंने संसद में कही थी, यानी उनका संकेत साफ था कि अमेरिका की तो उपस्थिति यहां पहले से है, क्योंकि तमाम लोग सवाल कर रहे थे कि भारत से जा रहा था, भारत की जिम्मेदारी थी बचाने की, और तमाम बातें ये की जा रही थी दुनिया भर में, प्रोपोगेंडा हो रहा था। पाकिस्तान तो इससे भी ज्यादा भारत को आरोपित करने की कोशिश में था कि भारत ने ही सूचना देकर उस पर अटैक करा दिया, भारत ने बचाया नहीं। लेकिन एस जयशंकर ने अपना पक्ष बहुत स्पष्टता के साथ और तथ्यों के साथ रखा था कि यहाँ डियागो गार्सिया है और डियागो गार्सिया में उपस्थिति अमेरिका की है 2008 से, यानी कि अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा किए हुए है। अब ये डियागो गार्सिया का जो मुद्दा है, इस पर अब नए सिरे से अब रणनीतिक विचार करना पड़ेगा। इसमें भारत को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि आखिर ये मॉरिशस को ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। जब ये समझौता हो गया, संसद ने पास कर दिया इंग्लैंड की, हालांकि जब संसद में पास किया इसको तो इंग्लैंड की जो विपक्षी दल थे उन्होंने इसका विरोध किया कि इंग्लैंड इसको क्यों सौंप रहा है, मॉरिशस को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वहां दे देंगे तो रूस और चीन की उपस्थिति वहां बढ़ सकती है, इसलिए इसका देने का विरोध किया था। और ये लंबे समय से, जब से ब्रिटेन ने, जब से अंग्रेजों ने इन सब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर और आसपास जब ये कब्जे किए थे, तब से वो उनके कब्जे में था। लेकिन अब जब दबाव बना, मॉरिशस लगातार कहता रहा कि ये हमें दीजिए, हमारा है, तब फिर इंग्लैंड ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन विरोध के बाद स्वीकार किया। अब स्वीकार कर लिया तो उसे सौंपने की बारी आई तो वो सौंपने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो 2008 में ही समझौता कर चुके हैं अमेरिका से, और ये समझौता लीज पर देने का है। यानी कि ये लीज अभी जब तक 99 वर्ष पूरे नहीं होंगे तब तक ये जारी रहेगी, यानी कि ये इस सदी के अंत तक की लीज है। अब इस लीज को खत्म भी किया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने और विश्व की जो अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ने, दोनों ने यह कहा है कि ये द्वीप मॉरिशस को सौंपा जाना चाहिए। अब इसी बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें भारत को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा और मॉरिशस का पक्ष लेते हुए यह दबाव बनाना पड़ेगा कि यहां से ये हटे यूएस का बेस और ये द्वीप को खाली करे डियागो गार्सिया को, क्योंकि ये मॉरिशस को सौंपा जाना चाहिए। यहां से इंग्लैंड का कब्जा पूरी तरह से समाप्त हो और ये लीज भी खत्म हो। लीज ही अवैधानिक है। आखिर कोई कैसे किसी द्वीप को या किसी देश को लीज पर दे सकता है, जबकि उसका अवैध कब्जा है। जो स्वामी ही, इंग्लैंड इस द्वीप का स्वामी था ही नहीं, ये शुरू से ही मॉरिशस का था।
जब वो स्वामी नहीं है तो उसको लीज पर कैसे दे देगा, किराए पर कैसे दे देगा, बेच कैसे देगा? अरे कोई व्यक्ति किसी चीज को तभी तो बेचेगा जब उसकी अपनी होगी। ये तो उनकी थी ही नहीं, ये तो कब्जाई हुई थी। 1814 से इस पर इंग्लैंड ने कब्जा किया था, उसके पहले इंग्लैंड का कब्जा यहां नहीं था। तो जब कब्जा ही नहीं है तो वो उसकी लीज का क्या मतलब है, या उसको देने का कोई मतलब ही नहीं है। और यह सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन वो कागजों पर है। अब उसको मूर्त रूप देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे खाली नहीं कराया तो ये भारत के हित भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि फिर यहीं से अमेरिका तमाम तरह के उत्पाद कर सकता है। पहले भी किए उसने, वियतनाम के युद्ध में भी किए, इराक के युद्ध में भी किए, इसी द्वीप का उपयोग किया, अफगानिस्तान में भी युद्ध के दौरान इसी द्वीप का उपयोग किया, और वो आगे भी करेगा। अगर वो आगे भी करेगा तब फिर भारत की चिंताएं भी बढ़ेंगी। इसलिए भारत को भी कूटनीतिक तरीके से अब इसे खाली कराने पर विचार करना पड़ेगा। एक नई रणनीति बनाई है अमेरिका ने अभी, कि वो जो बार बार कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम खुलवा देंगे, और उसने कई देशों से मदद भी मांगी, तो उसका जो अगला प्लान है वो यही है कि डिएगो गार्सिया से ही वो अपनी नेवी को यहां से एक्टिवेट करेगा, और यहीं से वो अपने हेलीकॉप्टर और अपने जहाज या अपने जो उसके वारशिप है उसके माध्यम से इस स्ट्रेट को खुलवाने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि यहीं से ईरान पर वो हमले करता रहे और उसके बाद इस रास्ते को खुलवा सके। लेकिन वो अमेरिका का ये लास्ट स्टेप होगा। इससे पहले वो और उपाय करना चाहता है। वो चाहता है कि जापान आ जाए, फ्रांस आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, इटली आ जाए, जर्मनी आ जाए, ये देश भी इसे खुलवाने में मदद करें। लेकिन अगर वो नहीं खुलवा पाए या नहीं आए तो वो डिएगो गार्सिया का उपयोग कर सकता है। और इस स्थिति में यहां भयंकर, क्योंकि ईरान अगर ये करेंगे तो ईरान जवाब देगा। ईरान के पास तो एक ही तरीका है, उसे तो मालूम है कि हम तो तबाह हो रहे हैं, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हम बर्बाद दूसरे को भी कर देंगे। ईरान की नेवी तो एकदम से खत्म ही है। हालांकि नेवी थी भी नहीं, बड़े पुराने जमाने के जहाज थे नेवी के पास। अब अमेरिका अपने पीठ ठोक रहा है कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, नौसेना को समाप्त कर दिया। अरे समाप्त क्या कर दिया, उनके पास थी ही नहीं। पुराने जमाने के जहाज थे, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, वायुसेना उनके पास थी ही नहीं। थी तो हल्के फुल्के उनके पास हवाई जहाज थे जो जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो उसे खत्म करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ईरान के पास जो है वो इन सबके लिए चिंता का विषय है। ईरान के पास कई हजार मिसाइलें हैं। लोग पहले अनुमान लगा रहे थे कि ईरान के पास 2 से 3 हजार मिसाइलें होंगी, वो उनको दागेगा और दागने के बाद जखीरा खत्म हो जाएगा। और ड्रोन होंगे 10-15 हजार। लेकिन अब लोग बता रहे हैं कि ईरान के पास 70 से 75 हजार तक, 80 हजार तक तो ड्रोन है और 4 हजार तक मिसाइलें हैं। लेकिन ईरान जिस तरह से मिसाइलों को दाग रहा है और जिस तरह से वो तमाम तरह की मिसाइलें उपयोग कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें भी उपयोग कर रहा है, ऐसे में लगता यह है कि उस पर 4 हजार नहीं, उस पर कई हजार मिसाइल, हो सकता है उसमें 10 हजार तक मिसाइलें हों, और वो लंबे समय तक युद्ध में उतरे रहने की क्षमता रखता होगा। क्योंकि जो नुकसान हो रहा है ईरान को वो गंभीर नुकसान है। उससे कई लीडर मारे गए, उनके मंत्री मारे गए, उनके सर्वोच्च नेता मारे गए, कई कमांडर मारे गए, लेकिन अटैक कम नहीं कर रहा है। अटैक उसके लगातार हो रहे हैं, यानी कि उसके पास मिसाइल क्षमता भरपूर है। बार बार कह रहा है इजराइल, अमेरिका कि हमने उनके मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया, मिसाइल के कारखानों को हमने खत्म कर दिया। लेकिन आखिर इतनी मिसाइल आ कहां से रही? वो लगातार मिसाइल मार रहा है और लंबी दूरी की मिसाइल भी मार रहा है। यहां से वो हाइफा पर उसने मिसाइल अटैक किया तो हाइफा के तेल रिफाइनरी पे आग लगा दी उसने, सऊदी अरब में आग लगा दी उसने कतर में तो भयंकर तबाही मचाई है। हालांकि उसका अपना भी द्वीप एक तरह से खतरे में है और उस पर शायद इंग्लैंड कब्जा ना कर ले कहीं, इंग्लैंड और यूएस मिलके। जो खर्ग द्वीप है उस पर इजराइल ने भी तबाही मचाई है। लेकिन ईरान अपनी मिसाइलों के बल पर अभी तक इस युद्ध में टिका हुआ है, और यही वजह है कि उसने एक मिसाइल डिएगो गार्सिया पर भी दाग दी, और ये तो एक मिसाइल, हो सकता है वो और मिसाइलें दागे। तो ऐसी स्थिति में भयंकर युद्ध की संभावना है, और हो सकता है कि ईरान को मिसाइलें कहीं और से भी मिल रही हों। ये भी हो सकता है कि उसे चाइना से मिल रही हो। रूस तो देने से रहा, क्योंकि रूस तो खुद ही युद्ध में उलझा हुआ है। रूस तो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन तकनीक दे सकता है, जानकारी दे सकता है, सूचना दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन वो
मिसाइल नहीं दे सकता, हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अपना ही गोला बारूद की बहुत जरूरत है। चीन दे सकता है, लेकिन चीन को देना और चीन का से लेना ईरान के लिए बड़ा महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि चीन जो है व्यापारिक देश है, वो कुछ भी मुफ्त में नहीं देता है, वो तो पैसे लेता है। ईरान के पास पैसे हैं नहीं देने के लिए, तो वो तेल भेजेगा, तेल के बदले वो मिसाइलें ले सकता है। लेकिन अपने पास भी उसने एक जखीरा बना रखा है, और ये जखीरा जब तक रहेगा तब तक वो मिसाइलें दागता रहेगा। उसकी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके कमांडरों को भी खुली छूट है। बताया जा रहा है कि तेहरान ने साफ कह दिया है कि आपको जो उचित लगे वो करते रहो, जहां लगे वहां हमले करते रहो, और पूरी स्वतंत्रता उन्होंने दे रखी है। उन्होंने उनको कोई आदेश लेने की, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरानी रिवोल्यूशनरी IRGC, उसको किसी तेहरान के किसी नेता की या अधिकारी के या कमांडर के ऑर्डर की जरूरत नहीं। जो भी कमांडर जहां तैनात है वो अपने स्तर से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, और उसने शुरू से ही कर दिया। इसीलिए ईरान ने पूरे अरब क्षेत्रों में और इजराइल पर बौछार कर दी। इस युद्ध का एक खतरनाक पहलू अब नया भी शुरू होने जा रहा है। अब यह साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, साइबर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने एक मिसाइल इजराइल की तरफ साइबर स्पेस के लिए भी दागी है, यानी कि साइबर अटैक जो कहा जाए, उनके जो कंप्यूटर सेंटर हैं और साइबर स्पेस के जो उनके रिसर्च सेंटर हैं, या जो उनके बहुत ही एडवांस टेक्निक वाले सेंटर हैं, अमेरिका के जो खाड़ी देशों में है या इजराइल में है, और इजराइल के भी हैं, उनको भी अब ईरान निशाना बना रहा है। ईरान के पास एक खासियत तो है कि उस पर मिसाइलें बहुत हैं, दूसरे उसकी सूचनाएं बहुत सटीक हैं। इस रहस्य को कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसे सही सूचना इतनी सटीक मिल कैसे रही है कि कहां क्या है, अमेरिका का कौन सा सेंटर किस जगह है। तो माना जा रहा है कि ये रूस से उनको सूचना ऐसी मिल रही होंगी। और ईरान ने साफ कह दिया था, अभी 4-5 दिन पहले उसने कहा था कि अब हम जो अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां, उनको भी हम निशाना बनाएंगे। लेकिन इस सब पूरे युद्ध में भारत की चिंता अब यह है कि डिएगो गार्सिया कहीं युद्ध का नया मैदान ना बन जाए, और डिएगो गार्सिया के नजदीक अगर युद्ध होता है, अगर ईरान फिर वहां अटैक करता है और यहां से युद्ध का संचालन होता है, तो यह भारत की सीमा के नजदीक युद्ध लड़ा जाएगा और हिंद महासागर से लड़ा जाएगा। तो भारत को भी इसमें कुछ विचार जरूर करना पड़ेगा, ताकि युद्ध भारत की सीमाओं से दूर रहे, और युद्ध दूर रहे या युद्ध बंद हो, क्योंकि युद्ध बंद होना ही दुनिया के हित में है। शांति बनेगी तभी ऊर्जा की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा होगी, अन्यथा पूरी दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर जाकर खड़ी हो जाएगी, जिसमें पर्यावरण की क्षति तो होगी ही, जिसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा हिरास होगा, और बहुत महंगाई, तेल पर, गैस पर अप्रत्याशित महंगाई होगी, और आपूर्ति में भी कमी हो सकती है। इसलिए दुनिया के हित में है कि यह युद्ध बंद होना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।